गोरखपुर की तंग गलियां, उर्दू बाजार की 100 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान, एक डकैती और सब खत्म, या शायद सब शुरू। हार मानते या इतिहास बनाते। ज्यादातर लोग हार यहीं मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से अपनी कहानी लिखते हैं। नाम अतुल सराफ। एक साधारण ज्वेलर परिवार, एक असाधारण सोच, एक ऐसा इंसान जिसने आपदा में अवसर देखा और उस डकैती के बाद पहली बार 2000 स्क्वायर फीट का शोरूम। पापा ने सिर्फ एक चीज सिखाई, रिस्क लेना, लेकिन वैल्यूज कभी मत खोना। जब लोग गांव में सोना बेच रहे थे, वो डायमंड लाए। डायमंड का बॉक्स डकैत ऐसे खुला छोड़ के चले गए। लोग भरोसे पर बेच रहे थे, वो हॉलमार्क और पारदर्शिता लाए। और सबसे बड़ा गेम, कस्टमर्स को एजुकेट किया। 100 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट तक। जानिए 2000 करोड़ के एम्पायर वाले उत्तर प्रदेश के पहले ब्रांड की कहानी। उन तंग गलियों से निकलने का हौसला, क्योंकि बहुत लोग साहस नहीं करते। लेकिन पिताजी ने कभी भी वो रिस्क उठाने की नहीं मना की। जॉइंट फैमिली बिजनेस है, हम लोगों ने अपने कोर एसेंस को वही रखा, लेकिन समय के साथ हमेशा बदलाव किया। जैसे ट्रेडिशनली होता है बिजनेस फैमिली को गद्दी नसीन कर दिया गया कि भाई अब ये गद्दी आपको संभालनी। व्यापार में हम कब ज्वाइन कर गए हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि पिताजी का शुरू से था कि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद एक ही घंटे के लिए दुकान पर आना है, लेकिन दुकान पर आना है। इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, पढ़ाई के साथ साथ ही इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। उस समय छोटी सी गद्दी हुआ करती थी हम लोगों की, 100 स्क्वायर फीट की। सेल्स का अगर मैं अमाउंट बोलूं, करोड़ों में नहीं थी, लाखों में ही थी। आज की तारीख में वही सेल्स लगभग 1800 से 2000 करोड़ की सेल्स। हम लोगों ने हमेशा तुरंत पे नहीं बल्कि फ्यूचर पे फोकस किया कि गोरखपुर में फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जब भी कभी भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या के साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो 94 में हम लोगों के यहाँ डकैती पड़ी शॉप पे। तो देयर वाज नो पुलिस। देयर वाज पुलिस, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो गोरखपुर का और यूपी का कैसा था वो किसी को कहने की दरकार नहीं। डकैती के पहले हम लोगों ने डायमंड ज्वेलरी स्टार्ट किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि डकैती के वक्त डायमंड का बॉक्स डकैत ऐसे खुला छोड़ के चले गए और उसको नहीं ले गया। उनको भी नहीं आया समझ में कि ये क्या है। डकैती को हम क्या कहें। आपदा को अवसर बनाया। आपदा को अवसर बनाया। एशप्रा हम लोगों ने लॉन्च किया 2001 में। एशप्रा का ख्याल आया। ये नाम क्यों आया, कैसे ख्याल? एशप्रा हो गया ऐश्वर्य एंड प्रगति। हम लोग का मानना है कि कस्टमर्स के ऐश्वर्य से ही हमारी प्रगति है। 9 साल के पहले के गोरखपुर को देखें और 9 साल के बाद के गोरखपुर को देखें। मोदी जी के आने के बाद वो पूर्वांचल के दर्द को समझते थे, तो पूर्वांचल के लिए उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया। क्राइम को उन्होंने खत्म किया। गोरखपुर बहुत तेजी से बदला। इस समय जो विकास की गंगा बह रही है, इस समय अगर कोई एक्सपेंशन नहीं करेगा व्यापारी तो उसकी मूर्खता होगी। ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है। कितना इंपॉर्टेंट है कि योगी आदित्यनाथ थर्ड टर्म भी लखनऊ में बैठे। एक गोरखपुर वासी होने के नाते हम लोग तो चाहेंगे कि योगी जी कम से कम एक टर्म और अभी सीएम रहे। ये हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। आप ऑलरेडी एक रिस्क ले चुके थे। चैलेंज के आगे ही जीत है। अगर गोरखपुर के लिए रिस्क हम लोग नहीं लेंगे, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो बाहर से तो आएगा नहीं। सोशल वर्क सूरज कुंड में एक संत रविदास स्कूल है जो बहुत गरीब बच्चों का है, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून तो आपको अपने इनर से ही आएगा, और वो तब आएगा कि जब आपका ज़मीर आपके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप इस वक्त उस शख्सियत के साथ मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूं जो दरअसल पूर्वांचल में तमाम सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है, चाहे वो बिजनेस फैकल्टी से जुड़े हुए लोग हों, वो लोग जो अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, सपने देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी IAS PCS की नौकरी, किसी मेडिकल इंजीनियर की नौकरी से ज्यादा एक ऐसा उद्यम तैयार किया जाए जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके,
बहुत सारा नया सृजन हो सके। जिस जमीन ने उनको आर्थिक शक्ति दी, सामाजिक शक्ति दी, उस जमीन को पलट करके क्या योगदान दे सके, इस बात की कोशिश कर रहे हो। ऐसे अतुल सराफ एस्परा ग्रुप के सीएमडी मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका सर नमस्कार। इस चर्चा में। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं थ्रू आउट जितना भी कैरियर आपका मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई सामान्य बिजनेस परिवार आपका था, और सामान्य बिजनेस परिवार में जिस तरीके से गतिविधियां चलती हैं, मुझे लगता है आपका परिवार भी उस तरीके से, खासतौर पर सराफा के बिजनेस में, क्योंकि मैंने गोरखपुर की उर्दू बाजार की वो तंग गलियां देखी हैं। अरे वाह। और तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? नहीं, मैं रहने वाला तो गाजीपुर का हूँ, पर अच्छा। गोरखपुर में मेरा एजुकेशन और बहुत सारा रहना हुआ यहाँ पे। बहुत अच्छा। बेतियाता में मेरा घर भी है। अरे वाह। तो उर्दू बाजार तो बहुत फैमिलियर रहा हम लोगों के लिए, खासतौर पर माँ को लेके जाता था। उन तंग गलियों से निकलने का हौसला, क्योंकि बहुत लोग साहस नहीं करते, उनको लगता है यही तो बाप दादा ने दिया है, तो फिर यही एक दुकान अपने बेटे के लिए ऊपर बना लेंगे, बगल में सम 5x5 की एक दुकान खरीद लेंगे और उसमें बेटे को देंगे, पोते को देंगे। तो सर आपके मन में ये कैसे ख्वाब आया कि मतलब ये कंपनी लेट्स स्टार्ट, मतलब कुछ थिंक समथिंग बिग, पेट्रोलियम में जाना है, फर्टिलाइजर में जाना है, और कहते हैं कि ज्वेलरी वाले तो रिस्क भी नहीं लेते बहुत। नहीं, सबसे पहली बात मेरा ये मानना है कि आदमी को अपनी बुनियादी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, जहां से उसको एक पहचान मिली, जहां से उसको सामाजिक एक वो मिला है, जहां से उसको संस्कार मिले, उन पहलुओं को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही हम लोगों ने किया। पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी हम लोगों ने कोई भी व्यापार किया, कोई नई चीज करते हैं तो एक उसमें हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन पिताजी ने कभी भी वो रिस्क उठाने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि कोई भी काम करो अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। पिताजी ने ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स, ये 3 चीज लेके चले, और वही 3 चीज पे उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ भी करना है करो, लेकिन इसके ऊपर इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी अपने साथ रखा। हम लोगों का अभी भी जॉइंट फैमिली कल्चर है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली बिजनेस है। हम लोगों ने अपने कोर एसेंस को वही रखा, लेकिन समय के साथ हमेशा बदलाव किया। आदमी को सपने देखने चाहिए, सपने रात को नहीं दिन में देखने चाहिए। जब आप दिन में सपने देखते हैं तो रात को आपको पता नहीं चलता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको रात को सपने में भी देता है। आपको सपने आते थे? बिल्कुल, डेफिनेटली हर इंसान को सपने आते हैं, लेकिन उसके लिए एक पैशन होना चाहिए। एक आदमी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। वो कंफर्ट जोन जहाँ जो उर्दू बाजार में था, जो उर्दू बाजार में था, एक था वो कंफर्ट जोन की दुकान चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काम तो चल रहा है, वो कंफर्ट जोन था। हम कुछ नहीं करते तो भी वो कंफर्ट जोन था। पिताजी ने इतना स्टैब्लिश कर दिया था कि वो हम लोग का एक बहुत अच्छा कंफर्ट जोन था, लेकिन एक अलग पहचान बना। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, आपको समाज को कुछ देने के लिए भी एक पहचान बनानी। तो उसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने एक अलग किया। पिताजी हमेशा सामाजिक रहे, तमाम सोशल संस्थाओं से जुड़े रहे, तो वो भी हम लोगों को पैतृक रूप में मिला। आज हम लोग व्यापार के साथ साथ सामाजिक भी हैं और तमाम सोशल काम में हम लोग जुड़े रहते हैं। पर जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मतलब आइस ब्रेक हुआ कहाँ से? मतलब ठीक है कि आपकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी, फिर जैसे ट्रेडिशनली होता है बिजनेस फैमिली को, जो मैंने गोरखपुर में देखा खास तौर पर, कि फिर आपको एक दिन गद्दी नसीन कर दिया गया कि भाई अब ये गद्दी आपको संभालनी है। राइट। ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो घटनाक्रम क्या? तो थोड़ा देखिए, व्यापार में हम कब ज्वाइन कर गए हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि पिताजी का शुरू से था कि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद एक ही घंटे के लिए दुकान पर आना है, लेकिन दुकान पर आना है।
इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। और जब मैं क्लास 9th में था तो पिताजी का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, जिससे पिताजी का 2-3 साल इलाज पे रहे। तो जाहिर बात है कि वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो पढ़ाई के साथ साथ व्यापार देखने वाला कार्यक्रम वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन फुल टाइम अगर मैं बोलूँ व्यापार में, तो वो 1982 के आसपास से, 1982-83 के आसपास से फुल टाइम व्यापार में आ गए। उस समय छोटी सी गद्दी हुआ करती थी हम लोगों की, 100 स्क्वायर फीट की। और मुझे आज भी ध्यान है कि सेल्स का अगर मैं अमाउंट बोलूं तो सेल्स करोड़ों में नहीं थी, लाखों में ही थी। और आज की तारीख में वही सेल्स लगभग 1800 से 2000 करोड़ की सेल्स। तो ये हम लोगों ने पहली बात की, कभी भी अपनी वैल्यूज को अपने साथ समेटे हुए अपॉर्चुनिटीज को हम लोग हमेशा फोकस करते हैं। हम लोगों ने हमेशा तुरंत पे नहीं बल्कि फ्यूचर पे फोकस किया कि गोरखपुर में फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जिस तरह जो यहाँ पे सारे ज्वेलर्स केवल देहात की ज्वेलरी रखते थे, जो देहात के कस्टमर्स आते थे, शादी ब्याह और इस तरह, केवल वो भी देहात को फोकस करते थे। गोरखपुर शहर के लोग ज्वेलरी खरीदने गोरखपुर से बाहर जाते थे। वो लखनऊ, दिल्ली, वो बाहर जाते थे। मेरी शादी की शॉपिंग की ज्वेलरी बॉम्बे से आई, और जबकि आप खुद जबकि हम खुद ही ज्वेलर थे। क्योंकि यहाँ पे उस तरह की ज्वेलरी रखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक हिम्मत नहीं होती थी लोगों में कि वो रखेंगे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा ना कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आ पाता है। तो हम आउट ऑफ बॉक्स सोचा। तो ये हुआ कि भाई जब गोरखपुर के लोग बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने, इतना वो रिस्क कैरी करते हैं, तो अगर ये सुविधा उनको यहाँ दी जाए तो क्यों नहीं लेंगे। अधिक से अधिक क्या रिस्क था कि हम ज्वेलरी बनवाते हैं, मेकिंग का लॉस होगा, कर लेंगे, विल बेयर। वो हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा सक्सेस मिला उससे। शुरू में ही सक्सेस मिली, मतलब शुरू में ही सक्सेस मिला। जैसे ही हम लोगों ने ज्वेलरी रखी, लोगों तक पहुंचना शुरू किए। हम लोग सोशली लोगों से बहुत कनेक्ट थे, तो लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लोगों को वो डिजाइन सब लोगों ने दी जो जिसके लिए वो कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जाते थे। तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, हमारी सेल्स मल्टीप्लाई करने लगी। और वो वही ग्राहक थे जो ट्रेडिशनली आपके साथ या परंपरागत तरीके से परंपरागत से जुड़े हुए थे। लेकिन वो शहर के ग्राहक जो हमारे पास केवल गिन्नी, सिक्का ये खरीदने आते थे, ज्वेलरी के लिए वो बाहर जाते थे। हमने उनको वो ज्वेलरी दिखानी स्टार्ट की और उन्होंने उनको विश्वास, देयर वाज नीड देन, मतलब वहां उस वक्त यहाँ पर एक आवश्यकता थी, बट वो साहस नहीं था किसी के पास कि हम उसको रख करके बेचने की। बिल्कुल एक पुराना किस्सा है कि किसी गांव में लोग जूते नहीं पहनते, तो अगर वहां कोई जूते की दुकान खोले तो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो एक रिस्क था कि जूते की दुकान जूता खरीदेंगे कि वो पहनने ही नहीं भाई। लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो भाई किसी के पास जूता ही नहीं है, जूते ही नहीं है तो वो खरीदेंगे जूते। तो वही एक है कि आदमी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, दूर की सोचना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ेगी। तो वही हम लोगों ने किया और उसका काफी बड़ा एडवांटेज मिला। हम लोगों ने हमेशा जब भी कभी भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या के साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। हर समस्या के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोगों के यहाँ जो दुकान थी वो छोटी दुकान थी, किराए की दुकान थी, लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। मकान मालिक से जो किराएदारों का अक्सर चलता रहता है कि खट्टा मीठा रिश्ता रहता, वो रहता है कि किराएदार, तो दुकान हम लोग मजबूत कराना चाहते थे। मकान मालिक बोलता था कि हम नहीं करने देंगे, आप जगह खाली कर दीजिए। तो वो स्पेस हम लोग को बेचना चाहता था, लेकिन एट एबनॉर्मल प्राइस। वो चाहता था कि इनको तो ये तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनका ट्रेडिशनली सब कुछ वहां है। ट्रेडिशनल तो हम इनसे मनमानी कीमत ले लें, मनमानी कीमत लें। वो किसी कारण से नेगोशिएट नहीं हो रहा था। 94 में हम लोगों के डकैती, ये वहाँ बड़ी आम समस्या है उर्दू बाजार के अंदर। मैंने देखा है कि आमतौर पर जो है वो खासतौर पर ज्वेलर्स ही है ज्यादा वहाँ, तो वो अपनी प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हैं, पर
जो ओनर है वो चाहता है कि ये जाएंगे तो और कहीं नहीं। हाँ, तो भैया उससे हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे वहां हैं। तो 94 में हम लोगों के यहाँ डकैती पड़ी शॉप पे। जो गार्ड था, गार्ड को डकैत आए, उन्होंने बांधने के बाद लकड़ी का दरवाजा तोड़ा। लकड़ी का दरवाजा तोड़ने के बाद उस समय काफी बड़ा लॉस हुआ, जो कि मतलब वो जब झोला लेके गए तो गली में भी कई जगह अच्छा, वो इतना बेतरतीब तरीके से लेके भागे। तो उसके बाद तो लगा कि अब पर्दा हट चुका है, सबको पता चल चुका है कि दुकान कितनी कमजोर है अंदर से, स्ट्रेंथ नहीं है। दीवार वहां पे गारे की दीवार थी, जैसा पुराने मकान हुआ करता है। तो उस समय हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। So there was no police? There was police, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो गोरखपुर का और यूपी का कैसा था वो किसी को कहने की दरकार नहीं। तो कोई भी केस वर्कआउट नहीं हुआ, कोई भी केस ट्रेस आउट नहीं हुआ। वो चोर अंग्रेज सिंह करके था जो बाद में पकड़ा गया, जो कि काफी समय बाद उसका नोएडा में इनकाउंटर हुआ, क्योंकि वो प्रोफेशनली ज्वेलर्स क्या ही चोरी करता था। अच्छा, लेकिन वो भी हुआ हम लोगों के इसके करीब 20 साल बाद। 20 साल वो किसी और केस साल में 15 साल किसी और केस में। वाक्या ये हुआ कि जब ये डकैती पड़ी तो हम लोगों ने कहा कि अब तो दुकान हमको मजबूत करनी है। लैंडलॉर्ड सबने बात की, वो अपने प्राइस पे अड़े हुए थे कि हमको यही चाहिए। हम लोगों ने ठीक है हिम्मत करके दो वो प्राइस हम लोगों ने नेगोशिएट किया। पेमेंट के लिए 2-4-6 महीने का वक्त मांगा, क्योंकि एक बार काफी बड़ा लॉस हो गया था, जिसके लिए वो अग्री कर गए। वो दुकान खरीदने के बाद हम लोगों ने पहली बार 2000 स्क्वायर फीट का शोरूम बनाया वहीं पे। वो हम लोगों का टर्निंग पॉइंट था। तो डकैती को हम क्या कहें, आपदा को अवसर बनाया। आपदा को अवसर बनाया। वो 2000 स्क्वायर फीट का जब हम लोगों ने स्टोर खोला तो हमारी सेल मल्टीप्लाई हुई, ग्रो नहीं हुई, मल्टीप्लाई हुई। अच्छा, ये तो उर्दू बाजार में किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि शोरूम भी वहां पर हो सकता है ज्वेलरी का। इतना बड़ा स्टोर आ सकता है, इतना बड़ा स्टोर आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने उसको और एक्सपैंड किया, और करते करते आज वहां पे 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम उर्दू बाजार में, उसी जगह 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम है। सबसे पहले एयर कंडीशन स्टोर बनाना था। एयर कंडीशनिंग करनी थी, तो ये हुआ कि गेट बंद रहेगा तो ग्राहक को अंदर घुसने में हिच हुई, क्योंकि गोरखपुर के लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि जब बाकी सारी दुकानें वो गद्दी सिस्टम है और यहाँ पर आप चेयर लगाइए, काउंटर लगाइए और गेट खोल के कस्टमर घुसे। लेकिन इन सब चीजों को लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर वही बात है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेनी पड़ती है। हमें जिस जगह रिक्शा जाना मुश्किल था, उस जगह आप एसी एयर कंडीशन शोरूम बनाते 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट। तो वो लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसी तरह हम लोगों ने हमेशा आपदा में अवसर खोजा है। जब जब आपदा आई है उसको हम लोगों ने अवसर में कन्वर्ट किया है। और हम लोगों ने हमेशा 10 साल आगे का सोचा है। जब हॉलमार्क ज्वेलरी आज सरकार ने कंपल्सरी की है, जिस समय हम लोगों ने सबसे पहले, जब बाकी कई ब्रांड्स आ गए जो कि हॉलमार्क ज्वेलरी रखने लगे थे, पहले टाके वाली ज्वेलरी चला करती थी जिसमें 10 ग्राम में 2 ग्राम टाका कटता था और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हुआ करता। ना ग्राहक को पता था और बेचने वाले को भी नहीं पता था कि वास्तविकता में क्या है, क्योंकि जब तक हम ज्वेलरी को मेल्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। कसौटी भी कसने से बहुत पता नहीं चलता, क्योंकि टाका तो उसके अंदर है। और ज्यादातर प्रोडक्ट गिफ्टेड था, मतलब एक दूसरे को अनुवांशिक तौर पर जिसने दे दिया, पता ही नहीं क्वालिटी क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले हॉलमार्क स्टार्ट किया ज्वेलरी का। डायमंड हम लोगों ने गोरखपुर में सबसे पहले हम लोग थे जो डायमंड ज्वेलरी हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जिस समय हम लोगों ने डायमंड ज्वेलरी स्टार्ट की, मैं आपको बताऊं, डकैती के पहले हम लोगों ने डायमंड ज्वेलरी स्टार्ट कर दी। अच्छा। और छोटे क्वांटिटी में किए थे,
और उस समय लोग यहाँ पे पूछते थे कि ये पत्थर इतना महंगा क्यों, मतलब लोगों को डायमंड का सेंस नहीं पता नहीं था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि डकैती के वक्त डायमंड का बॉक्स डकैत ऐसे खुला छोड़ के चले गए और उसको नहीं ले गया, उनको भी नहीं आया समझ में कि ये क्या है, कि ये है क्या, कि ये जो कीमती हो सकता है। मतलब उस समय डायमंड के बारे में लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। चोर को भी, डकैत को भी नहीं पता थी कि ये तो जो है काम की चीज है, ये काम की चीज है। तो हम लोगों ने डायमंड एशप्रा हम लोगों ने लॉन्च किया 2001 में। एशप्रा का ख्याल आया। ये नाम क्यों आया, कैसे ख्याल? उस समय नक्षत्र लॉन्च हुआ था, डीबीएस ने नक्षत्र लॉन्च किया था। यस। और नक्षत्र के साथ डीबीएस ने फोर्स डायमंड को सर्टिफाई करके बेचना स्टार्ट किया। तो ये लगा कि डीबीएस जो यहाँ के लोगों के लिए नई है, वो अगर नक्षत्र के नाम से ज्वेलरी बेच सकती है तो हम लोग अपना ब्रांड क्यों ना क्रिएट करें। नॉर्थ इंडिया से हम लोग पहले ज्वेलर थे जिन्होंने सर्टिफाइड डायमंड बेचना स्टार्ट किया। हम लोगों ने 2001 में स्टार्ट किया और 2003 में इसको एशप्रा नाम दिया। एशप्रा हो गया ऐश्वर्य एंड प्रगति। हम लोग का मानना है कि कस्टमर्स के ऐश्वर्य से ही हमारी प्रगति है। तो इसका नाम रखा एशप्रा और वो डायमंड ज्वेलरी था, आईजीआई सर्टिफाइड था। नॉर्थ इंडिया के हम लोग पहले ज्वेलर थे जिसको आईजीआई ने आईजीआई सर्टिफाइड ज्वेलर का दिया अवार्ड कि इनके यहाँ सारी ज्वेलरी आईजीआई सर्टिफाइड है। हम लोगों ने कस्टमर्स को एजुकेट किया 4Cs के बारे में। जहां लोग डायमंड ही नहीं जानते थे वहां हमने डायमंड के 4Cs के बारे में एजुकेट किया कि क्या कट होता है, क्या कलर होता है, ये कैसे होता था, ये कैसे होता था। एजुकेशन का तरीका होता था हम लोगों का, जिस तरह की जब भी मान लीजिए कि कोई रोटरी है, जेसीज है या कोई सोशल इवेंट हो रहा है, वहां हम लोग स्टॉल लगाते थे, पैम्फलेट छपवाते थे, लोगों को बताते थे कि ये होता है डायमंड, डायमंड के ये पैरामीटर्स होता है। और प्राइस कैलकुलेट करने के लिए डीबीएस एक रैपापोर्ट चार्ट निकालता है। वो रैपापोर्ट चार्ट आज की भी तारीख में कोई ज्वेलर किसी कस्टमर को नहीं देता है। वो इंटरनेशनल रेट पे कोई भी कस्टमर अगर ये जानना चाहे कि उसके हीरे की क्या कीमत है तो वो उस रैपापोर्ट चार्ट से अपने हीरे की कीमत जोड़ सकता है। आज की उस रैपापोर्ट चार्ट से हम लोग कस्टमर्स को जब ज्वेलरी खरीदता था तो बताते थे कि ये आपका डायमंड है, ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इसके 4Cs हैं, इसके हिसाब से रैपापोर्ट का ये प्राइस लिस्ट। इतना हम लोगों ने कस्टमर्स को एजुकेट किया तो ग्रेजुअली यहाँ पे डायमंड का मार्केट बना। कस्टमर्स एजुकेशन को लेके, हॉलमार्क सबसे पहले शुरू करने को लेके हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। WCRC जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ भी हम लोगों को अवार्ड दिया गया था WCRC में, सिर्फ इसके लिए कि हम लोगों ने इस जो पूर्वांचल को हमेशा माना गया है कि एकदम पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा गरीब इलाका है, पिछड़ा गरीब इलाका है, कि यहाँ पे हम लोगों ने इतना अवेयरनेस का काम किया। अब तक हम लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लगभग 40 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें लगभग 10 अवार्ड तो हम लोगों के इस एजुकेशन कैंपेन और जो नई चीज सबसे पहले शुरू करने का था, टेम्पल ज्वेलरी पूरे यूपी में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम। आई हैव सीन टेम्पल ज्वेलरी बहुत सारे शोरूम्स में, खासतौर पर लखनऊ में जो आपका शोरूम है। करेक्ट। पोल्की की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया। हम लोगों ने जब सबसे पहले ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बॉम्बे में हुआ था IJS में, तो हम लोगों के एक रिंग को रिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो जब अवार्ड का नाम अनाउंस हुआ तो बाकी लोग सोचे कि गोरखपुर
गोरखपुर से कोई कैसे आ सकता है, मतलब किसी को ये विश्वास नहीं था, क्योंकि अभी जितने भी अवार्ड्स जाते थे वो सारे अवार्ड्स बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मेट्रोज में और खास करके या गुजरात या गुजरात, बैंगलोर उधर ही रह जाता था समेट के। लेकिन नॉर्थ इंडिया में यूपी और वो भी गोरखपुर, ये कोई सोचता भी नहीं था। मेरे जहां तक मुझे पता है कि आज तक किसी ज्वेलरी कंपटीशन में बनारस में भी किसी ज्वेलर को कोई अवार्ड नहीं गया। इसीलिए वहां पे कोई ऐसा नोन ब्रांड भी इमर्ज नहीं हो पाया। नॉर्थ इंडिया क्यों बड़ा बाजार था, बड़ा बाजार है। नॉर्थ इंडिया से ज्वेलरी को एज अ ब्रांड लॉन्च करने वाले सिर्फ एक हम लोग हैं। आज तक कोई भी और ब्रांड नॉर्थ इंडिया से नहीं है। बाकी जितने ब्रांड्स हैं वो सब साउथ के। हाँ, मतलब जिनकी फ्रेंचाइजीज वगैरह भी हैं, सारे ब्रांड साउथ से हैं। तो नॉर्थ इंडिया से एक इकलौते ब्रांड हम लोगों ने सोचा उस समय कि ये ब्रांड की तरह लॉन्च किया जा सकता है 2003 में। तो जिसका आउटकम अब आ रहा है कि आज हमारे 14 स्टोर हैं। इस साल 8 स्टोर और खोलने जा रहे हैं हम लोग। ज्यादातर स्टोर ये ईस्ट यूपी में ही है और भी बाहर भी कहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने ईस्टर्न यूपी में स्टार्ट किया, ईस्टर्न यूपी से करके अब सेंट्रल यूपी तक आ गए। लखनऊ में 2 स्टोर्स हैं हमारे, 2 स्टोर्स और आ रहे हैं। वाराणसी में भी है, प्रयागराज में भी हम जगह खोज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जगह मिल जाएगी। इस साल 8 स्टोर और आ रहे हैं। इसके बाद वेस्टर्न बिहार भी हमारा टारगेट है। हम लोग अपने एक्सपेंशन को ये सटे हुए ग्रो करना चाहते हैं ताकि उसको जंप नहीं करना चाहते, वो कंट्रोल बेटर हो सके। ये जो मेरा सवाल था इस बात को लेकर के कि जब आप भी कह रहे हैं कि आपने मतलब ट्रेडिशन से हट करके हॉलमार्क आप लेकर के आए, ब्रांड एस्टैब्लिश किया, डायमंड ज्वेलरी के सेगमेंट में आपने ईस्ट यूपी में खास तौर पर इस पिछड़े इलाके में एक मार्केट डेवलप कर दी और फिर अब आपका स्टोर्स का ग्रुप। जब ये देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या नेशनली बहुत उनका ग्रोथ है, मल्टी बिजनेसेस हैं, उनका एक ही बिजनेस नहीं बट दे आर आल्सो इन द सेम बिजनेस, राइट। और वो उनके स्टोर्स भी धड़ल्ले से, और वो अभी यूपी को भी अपना मार्केट समझ चुके हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर कोई अतुल सराफ ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप देखिए तनिष्का या और भी जो ग्रुप्स हैं, जैसे आपने नक्षत्रा का नाम लिया या मल्टी, और वो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, आजमगढ़, मऊ, ऐसे जिलों में मैं देख रहा हूँ, शहरों में वहां पर भी स्टोर्स खुल रहे हैं। आपको इस लड़ाई में, जहां आप कह रहे हैं कि आपको नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत चैलेंजेस भी मिले होंगे। कुछ जो कोठरी होती है, गैंग्स होते हैं, मतलब हर जगह एक तरीके का, मैं माफिया शब्द तो ज्वेलरी में नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सामने की कोशिश होती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हर आपदा में एक अवसर छुपा होता है। तो ऐसी कोई कोशिश भी बताइए कि वो कहानी अच्छी थी। मतलब मैं उसको समझता हूँ कि डकैती के बाद कैसे आपने इसको अवसर के रूप में लिया। जब गोरखपुर में और ब्रांड्स आने लगे तो एक चीज का फर्क ये पड़ा कि जो लोग यहाँ टाके की ज्वेलरी बेचा करते थे वो बगैर मेकिंग के बेचते थे। हम लोग बेचते तो हॉलमार्क ज्वेलरी, हम उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ बेचते थे। यहाँ लोग बोलते थे 23 कैरेट की ज्वेलरी जिसकी प्योरिटी 12 कैरेट, 13 कैरेट, 14 कैरेट, 18 भी नहीं होती थी। 18 भी नहीं होती थी। किसी की बहुत अच्छी हो गई तो जो है 18 हो गई और उसको कहा जाता था 23 कैरेट। बोलते थे कि वापस आने पर आपका 20% टाका कटेगा और कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगेगी। ये एक पूरा जो बिजनेस चल रहा था ये बहुत बहुत अनएथिकल वे था और ग्राहक सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे लेता था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो तो जानता ही नहीं था ना, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने अपने दुकान पर कैरेट मीटर लगाया, हॉलमार्क स्टार्ट किया 100% और 18 कैरेट की ज्वेलरी को 18 कैरेट का, 22 को 22 का, 18 को 18 का। तो ग्राहकों को लगता था कि अरे उस हिसाब से उसका रेट भी हो गया होगा, 18 का दाम 18 हो गया। मेकिंग हम अलग से लेते थे तो ग्राहक बोलते अरे वहां पर तुमको 23 कैरेट की ज्वेलरी मिल रही है और बगैर मेकिंग के मिल रही है।
आप तो 18 कैरेट का बेच रहा है, आप 22 कैरेट का बेच रहा है, हम क्यों नहीं 23 कैरेट के लिए, जब हमको बगैर मेकिंग का मिल रहा है। हम कैरेट मीटर भी लगाए हुए थे, सब कुछ था। लेकिन जब बाकी और ब्रांड्स आए तो वो सेम कल्चर उन ब्रांड्स में भी था जो हम कर रहे थे। तो जब कस्टमर्स वहां पे जाने लगे, वहां पे भी गए देखने, तो उनको आया समझ में, ओके ओके ओके, जो एस्ट्रा कर रहा था वो ये कल्चर है, जो 23 कैरेट कहा जा रहा था वो हमारे साथ धोखा हो रहा था। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जो स्मॉल टाउन्स में ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हैं, जो फिर वही बात, जो आपका सिस्टम उस वक्त था, अभी भी जो छोटे शहर है, मतलब अगल बगल के जिलों में चले, वहां जो ट्रेडिशनल काम है वो भी एक आपके बड़े वो है, मतलब आपके ग्राहक बल्क में आपके पास से चीजें ले आते हैं। और वो जैसे वो 23 कैरेट, या मान लीजिए कि उनको 23 कैरेट का उन्होंने एक कैश मेमो दे दिया, और वो वहां जाकर के 23 कैरेट, वहां तो मीटर लगानी, तो वो तो उसको बेच देंगे, और वो ट्रेडिशन मेंटेन रहा है। ये भी एक बैरियर बना होगा, खासतौर पर सेल से प्रभावित होती है ना, क्योंकि उनका प्रॉफिट अगर जाएगा तो वो आपके यहाँ की बजाय उस जगह लेंगे जहाँ कैश, एक्चुअली कैश में भी सबसे बड़ा एविडेंस है। वो कितनी पुरानी 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल पुरानी पर्ची रखे, और उसमें लिखी है, तो आदमी ने मान लिया कि ये 18 कैरेट है या 23 कैरेट है या 24 कैरेट, क्योंकि बोलते तो 24 कैरेट ही है। बिल्कुल। तो वही मैंने कहा ना कि जब और भी ब्रांड शहर में आने लगे तो लोगों में एक अवेयरनेस जागृत हुई, तब लोगों को पता कि क्या है, क्योंकि जब ब्रांड आता है तो लोग वहां जाके एक बार देखते हैं कि है क्या, तो धीरे धीरे वो इस हॉलमार्क के कल्चर से यूज्ड टू हुए। सरकार ने भी हॉलमार्क को प्रमोट किया, और अब तो जो नई जनरेशन है वो इतनी एजुकेटेड और इतनी होशियार है कि उनको अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बाकी ज्वेलर्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर वो इस तरह की बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है कि वो इन प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, 100% हॉलमार्क पर आ जाए, कैश वो बेचे और ट्रांसपेरेंसी के साथ बेचे, क्योंकि ग्रोथ तभी है, अब जनता जागरूक हो चुकी है। कुछ कोशिश आपने भी की कि उन लोगों को जो शायद पीछे छूट गए, उर्दू बाजार में छूट गए, शोरूम तो आपका वहां भी है, बट मेरा मतलब उस कल्चर के साथ छूट गए, उन लोगों को भी एक कोई मौका दिया जाए, आगे पुश किया जाए कि शायद वो ट्रेंड हो, शायद वो बेहतर होकर के काम करें, उनके भी शोरूम्स खुल जाए, ना शोरूम्स खुले तो मतलब वो कंपटीशन में आ जाए। हम लोगों ने प्रयास किया, जिस तरह के आपको बताएं, बीच में एक बार ज्वेलर्स का एक्साइज और जीएसटी को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। जीएसटी के बाद तो खासतौर पर गोल्ड को लेकर के तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, महीनों दुकानें बंद रही। अब चूंकि आप पूरे बाजार से अलग तो हो नहीं सकते हैं, उस समय हमने फोरम से बार बार ज्वेलर्स से कहा कि आप एक्साइज और जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, ये एक्चुअली अच्छा है, जीएसटी आने से ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। अभी भी आप लोगों को कच्चे का काम छोड़ के पक्के में करना चाहिए, कैश फ्लो कीजिए, इसी से ग्रोथ है। लेकिन होता क्या है कि जब एज ए ज्वेलर हम किसी दूसरे ज्वेलर को कोई चीज कहते हैं तो उसको लगता है कि जरूर इसमें इनका कुछ फायदा है, कि जरूर इसमें इनका कुछ फायदा है। तो ठीक है, हम पब्लिक को एजुकेट करने के लिए फोकस करते हैं। पब्लिक को हम लोगों ने एजुकेट किया और जिसका हमको रिजल्ट दिखता भी है। आज गोरखपुर में चाहे जितने भी ब्रांड्स आ जाए, हमारी सेल यहाँ के जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे भी हमारी सेल गोरखपुर में 3 टाइम्स ज्यादा है। और ये उस ट्रस्ट की वजह से है? बिल्कुल उस ट्रस्ट की वजह से है, उस मेहनत की वजह से है, उस पैशन की वजह से है, जो हम लोगों ने कस्टमर्स के साथ एक अपना बॉन्ड बनाया है। कस्टमर्स को हम लोग अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। कस्टमर्स हमारे परिवार के हिस्से हैं। आज हमारे यहाँ कस्टमर्स पुश्तैनी आते हैं, उनके दादाजी आते थे, उनके पिताजी आते हैं, आज वो स्वयं आते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिसको वो भी निभा रहे हैं और उतना ही हम लोग भी निभाते हैं। अब एक उस जर्नी पर बात करने चलेंगे, जो जर्नी आपने ज्वेलरी के बिजनेस के बाद शुरू, खासतौर पर जिसमें बड़ा ईस्ट यूपी में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट हुआ, और एक्चुअली एस्परा ग्रुप को लोग दूसरे तौर पर तो जान ही रहे थे,
और उनको पता चला कि रियल एस्टेट भी कुछ चीज है, कोई सेगमेंट है। करेक्ट। और बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हुआ। अब आपके बच्चे भी, मैं आपके बेटे से भी थोड़ी देर पहले मिला, तो इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, और खासतौर पर टेक को लेकर के उनका बड़ा इंटरेस्ट मुझे दिखाई पड़ा। तो कैसे उसमें आगे बढ़े, किस तरीके से गोरखपुर ने ग्रोथ की और किस तरीके से एस्परा ग्रुप रियल एस्टेट की इस यात्रा में आगे बढ़ा, हम आपको अपने साथ गोरखपुर की यात्रा पर ले चलेंगे और एस्परा ग्रुप के उन प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे जिन प्रोजेक्ट्स के नाते आज गोरखपुर की पहचान भी बढ़ी है, एस्परा ग्रुप की पहचान भी बढ़ी है और उनका बैंक बैलेंस यानी बैलेंस शीट भी बढ़ी है। तो चलते हैं उस यात्रा में। पहले जो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक तो ठीक है कि ज्वेलरी का बिजनेस रहा होगा थोड़ा दूसरे शहरों की अपेक्षा, क्योंकि बाकी इलाके दूर थे, तो सुरक्षा थोड़ी तुलनात्मक तौर पर गोरखपुर में थोड़ी रहती होगी। लेकिन नेपाल और बिहार के खास तौर पर इस हिस्से में अगर आप चंपारण, बगहा, इन सब इलाकों में चले जाएं तो वहाँ तो मतलब नामुमकिन जैसा ही था। मतलब लोग सोचते भी होंगे कि दिन के दिन अगर ज्वेलरी लेके वापस जाना है तो भी लोगों को मुश्किल रहती है। पर मोरलेस जो बिजनेस ग्रूम कर रहा था वो मेडिकल का था, क्योंकि मेडिकल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों के लिए। सही बात। और उस जी बीमारियां बहुत हुआ करती हाँ, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी और सारी चीजें। आपने तो दोनों सीएम्स का दौर देखा होगा। एक दौर जब आप एक्टिव बिजनेस में आ गए थे, वीर बहादुर सिंह जी का भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और अब योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं। पिछले 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया, यूपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है योगी जी। विकास की यात्रा में मतलब हम अगर इस 9 साल के पहले के गोरखपुर को देखें और 9 साल के बाद के गोरखपुर को देखें तो हम कहाँ आ गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, बड़ी चर्चित यूनिवर्सिटी रही है गोरखपुर की, और इसलिए हम इसकी चर्चा की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वाक़े, बहुत सारे किस्से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। आपकी पढ़ाई भी यहीं से हुई है? बिल्कुल यहीं से पढ़ाई हुई। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो वैसे भी मतलब बिल्कुल चर्चित रही है। बड़े बड़े लोग यहाँ से निकल करके लोकसभा और विधानसभा तमाम सारी जगहों पर गए। तो मैं जो अंतर पूछा था वीर बहादुर जी, अंतर क्या मतलब एक दौर, मतलब उस दौर में भी कहते हैं कि एक जमाने में हम लोग भी गोरखपुर में सुनते थे जब पढ़ते थे, तो वीर बहादुर सिंह ने बड़ा काम किया है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या परसेप्शन है, बिजनेस फ्रेटर्निटी क्या सोचती है, और कितना कन्विंस्ड है जो वो इस तरह की इंक्रोचमेंट्स को हटाते हैं, गलियों के लिए आपके व्यापारियों की दुकानें भी टूट जाती हैं, वो किस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या फेथ है? देखिए, अगर सीधी बात है कि जब वीर बहादुर सिंह जी का भी गोरखपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका टेन्योर दुर्भाग्य से बहुत छोटा था, लेकिन गोरखपुर का ब्लूप्रिंट तो उन्हीं का वक्त तैयार हो गया था। जो आज तारामंडल की हम लोग बात करते हैं, रामगढ़ ताल लेक की बात करते हैं, जो गोरखपुर के विकास की एक धुरी है जी, यह सारा विजन स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का था जी। लेकिन उन्होंने दुर्भाग्य से उनका टेन्योर बहुत कम रहा, और उसके बाद फिर किसी ने गोरखपुर की ओर सोचा ही नहीं। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने गोरखपुर की ओर नहीं सोचा। जो विकास कार्य वीर बहादुर सिंह जी के समय हुआ था वो उतने पुतले रुक गया, बल्कि कहा जाए तो उसके बाद और डिटोरिएट करता गया। योगी जी के आने के बाद योगी जी गोरखपुर की समस्याओं से भली भांति परिचित थे। गोरखपुर की गलियां गलियां वो जानते थे, वो पूर्वांचल के दर्द को समझते थे। तो पूर्वांचल के लिए उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया, क्राइम को उन्होंने खत्म किया। तो क्राइम खत्म होने से Was crime a big factor? बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था। क्राइम पूरे यूपी में था। यहाँ के लोगों को बाहर भैया के कहा जाता था कि मतलब भैया के भैया, यूपी और बिहार के भैया, मतलब कोई सम्मान का भैया नहीं था, व्यंग्यात्मक था, वो व्यंग्यात्मक भैया था। तो वो पहचान बदली, क्राइम खत्म हुआ, और किसी भी व्यापार को ग्रो करने के लिए क्राइम फ्री होना बहुत जरूरी है। 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिविटी कैसी है,
अब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में इतनी सारी फ्लाइट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट स्टेशन से, सारी इम्पोर्टेंट मेट्रो से आप जुड़े हुए हैं और कई कई फ्लाइटें हैं जो लगातार फुल जारी हैं। ट्रेनों की बात करें तो वंदे मातरम है, रोड नेटवर्क बात करें तो ये सारा, इन सारी वजह से गोरखपुर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। गोरखपुर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हाँ, गोरखपुर देख पा रहे हैं जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, ये कभी सिंगल लेन हुआ करती थी, ये रामगढ़ ताल वाली, और ये मतलब अपने आप में एक तरीके का आप कहें कि उदाहरण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब जैसे आमतौर पर वेस्ट यूपी के सीएम हुआ करते थे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, अब योगी जी आए हैं और शायद मतलब मुझे लगता है कि कुछ डेस्टिनी ने भी कहा गया बहुत हो गया, थोड़ा वेस्ट यूपी, अब थोड़ा ईस्ट यूपी पर भी कृपा करो, यूपी पे भी कृपा करो। तो उन्होंने योगी जी को अब अवसर आप देखिए यहाँ पे 5 स्टार होटल आने लगे हैं, आगे आपको कोर्टयार्ड मिलेगा जी, मैरियट, जो कि हम ही लोगों का वेंचर है। हम लोगों ने मैरियट के साथ टाई अप करके इस होटल को बनाया है जी जी, और मैरियट इसको रन कर रहा है। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, 7.5 एकड़ में। और अब तो मतलब और बिल्कुल भोपाल में देखिए, और मुंबई में कहाँ आप जाकर के ये नज़ारा देखने की उम्मीद करते हैं? तो अब इस समय जो विकास की गंगा बह रही है, इस समय अगर कोई एक्सपेंशन नहीं करेगा व्यापारी तो उसकी मूर्खता होगी। ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है। पहले अपॉर्चुनिटी आपदा में होती थी, अब विकास में अपॉर्चुनिटी। पर मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि ये जो मतलब जब एक्सपेंशन होता है शहर का, तो चलिए इन इलाकों में तो एक्सपेंशन हुआ, कोई बात नहीं, पर जो सकरे इलाके हैं, जैसे आपका उर्दू बाजारी था, या जैसे गोलघर का इलाका है, जहाँ और भी इलाकों में, तो अब कई सारे व्यापारी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी दुकान टूट गई या उनकी दुकान फ्रंट पर थी, अब उनको पीछे जाना पड़ रहा है। ये जो शिकायत है, आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हम लोग का मानना है कि अब आप देखिए, ये दाहिने तरफ ये कोर्टयार्ड मैरियट आ गया, ये आप लोगों का ही बिजनेस है, ये भी बिजनेस हम लोग का है। और अगर शरीर में फोड़ा हो गया तो फोड़े को चीरना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको काट के निकालना। आप उसको शरीर के लिए अच्छा मानेंगे कि खराब? ये ऑपरेशन तो होना चाहिए, अगर कोई कैंसरस नहीं कराना। कैंसरस नहीं कराना। उसी तरह अगर शहर को ग्रो करना है और लोग आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में ज़रूर कुछ लोगों की दुकानें टूटी, सड़कें चौड़ी हुई, लेकिन उसका ओवरऑल लाभ उनको मिला, उनको मुआवजा भी मिल रहा है। आज हम लोग का जो एक गोलघर वाला शोरूम है, उस तरफ सड़क पुनः चौड़ी होने वाली है। हम लोगों की भी दुकान 10 फीट टूटी, 10 फीट टूटने का मतलब करोड़ों रुपए का खर्च हो गया। 10 फीट टूटना, उसके बाद वो सामने तोड़ के पूरे फसाड को बनाना, लेकिन उस बात की हमें खुशी है। वो टूट रहा है मगर हमें खुशी है, क्योंकि उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ट्रैफिक आसान हो जाएगा, कस्टमर्स का आना और आसान हो जाएगा। हम लोगों को ब्रॉडर व्यू में देखना चाहिए। व्यापारी के साथ यही दुर्भाग्य है कि जनरली व्यापारी बहुत शॉर्ट विजन रखते हैं। आज उर्दू बाजार जो मार्केट है, घंटा घर, जहाँ हम लोग की पुरानी शॉप थी, वो इतनी तंग गलियां हो गई कि आपने पहले कहा कि गलियां बहुत तंग हैं। वहाँ अब रिक्शे से चलना कोई नहीं पसंद करता। हर आदमी के पास 4 व्हीलर है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो हर आदमी गाड़ी रखना एक आम बात हो गई है, बाइक रखना एक आम बात हो गई है। अब वहाँ पे कोई ग्राहक धक्का खाते हुए क्यों जाए? सही बात है। तो जो वहाँ का व्यापार धीरे 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 घटता जा रहा है। अब वहाँ पे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अब वहाँ सड़क चौड़ी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि तार सब डक्ट हो जाएगा, एक प्रॉपर सिस्टम हो जाएगा, ड्रेनेज की समस्या खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे व्यापार फिर से बढ़ेगा। तो आज अगर हमारी जगह में से कुछ हिस्सा टूट के रोड में जा रहा है, हमारा कुछ लाभ है, तो उससे कई गुना लाभ हमको मिल जाएगा और वो लाभ हमको आगे भी मिलता रहेगा। तो नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा व्यापारी को भी और लोगों को भी। कितना जरूरी है
लखनऊ की कुर्सी पर योगी जी का बैठे रहना, खास तौर पर गोरखपुर की डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री अब तक तैयार हुई है और आगे जो फ्यूचर होगा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि योगी आदित्यनाथ थर्ड टर्म भी लखनऊ में बैठे, क्योंकि आप भी समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, और वो 10 साल सीएम रह लिए, कल को उनका नाम अब प्रधानमंत्री के लिए भी चर्चा में है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। भाई देखिए, एक गोरखपुर वासी होने के नाते हम लोग तो चाहेंगे कि योगी जी कम से कम एक टर्म और अभी सीएम रहे, कम से कम एक टर्म और रहे सीएम। उसके बाद वो निश्चित रूप से उनकी जर्नी सीएम तक तो सीमित नहीं रहेगी, उनको आगे भी जाना ही है, और पॉलिटिक्स से ऊपर नीचे भी होता ही रहता है। लेकिन हम लोगों की सबकी प्रबल इच्छा है कि योगी जी कम से कम एक टर्म सीएम और रहे, तो पूर्वांचल का जो कुछ विकास अभी बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाए, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी जो अब लोगों का एटीट्यूड भी बदल गया है, अब जो पहले वाली स्थिति थी उसको तो जनता भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। जो गोरखपुर पहले क्राइम और माफिया के लिए जाना जाता था, अब वो तो जनता भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अब क्राइम फ्री होने का आनंद अब जनता को भी मिल चुका है। तो लेकिन डेफिनेटली अगर योगी जी एक टर्म और सीएम रहते हैं तो विकास कार्य जो भी पाइपलाइन में है वो पूरे हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जो बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली प्रॉफिट में होता है, ये तो आप मानेंगे, मतलब हो सकता है किसी एक आध का इंडिविजुअली ना हो उस तरह का, बट ज़्यादातर बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट। और योगी जी को इस मामले में बड़ा ड्राई कहते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब अगर आप उनका प्रॉफिट का गेम लेके जाएंगे तो शायद आपको मदद ना मिले, आप उनको कोई विजन दिखाएंगे तो शायद आपको मदद मिल जाए, तो प्रॉफिट अगर बता के आप ले गए तो आपका पक्का है कि वो। कोई वाकया योगी जी के साथ जो आपको याद हो, खासतौर पर किसी फैसले को लेकर के? देखिए, योगी जी के साथ हम लोगों का जुड़ाव, मतलब मंदिर के साथ जुड़ाव पुश्तैनी है, क्योंकि भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। अवैधनाथ जी से भी हम लोगों का अच्छा जुड़ाव था, योगी आदित्यनाथ जी से भी पुराना संबंध रहा है, एज सीएम नहीं, एज पर्सन, एज मठाधीश हम लोगों का जुड़ाव रहा है। और हम लोग तो आस्था से जुड़े हुए हैं, कभी कोई अपेक्षा डिमांड वहाँ से नहीं होती है। हमको बस एक बात पता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, व्यापार कर रहे हैं, और हमको इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षा नहीं। ये सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ जब बहुत कम उम्र में आए यहाँ पर, बहुत कम उम्र ही वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, मुझे याद है कि उन्होंने विराट विश्व हिंदू सम्मेलन करवाया था, अगर आपको याद हो तो। और पहली बार गोरखपुर ने शायद योगी आदित्यनाथ की प्रतिभा से वो रूबरू हुए थे कि मतलब जो बात बहुत लोग नहीं कर पाए वो बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। बिल्कुल सही। और ये फैक्टर अब कितना काम करता है, मुझे गोरखपीठ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण थी, पर अयोध्या में मंदिर उनके कार्यकाल में बना, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना उनके कार्यकाल में बना, कोशिश उनकी अभी भी है, और वो कहते हैं कि मथुरा को भी लेकर के जो बातें होती हैं, ये भी लोगों के जहन में, मतलब इतनी दूर गोरखपुर आने के बाद, क्या ये जो अयोध्या का फैक्टर है, काशी का फैक्टर है, मथुरा का फैक्टर है, ये फैक्टर्स काम करते हैं? देखिए, पॉलिटिकली क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब, उस सब पे तो हमारा कमेंट करना उचित नहीं, मैं तो इंडिविजुअल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। मैं तो सनातन के हिसाब से बात। देखिए, सनातन तो पुनर्जीवित हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि सनातन तो पुनर्जीवित हो गया है। जो एकदम पीछे चला गया था वो वापस जीवित हो गया है, लेकिन अब पहचान और वोट विकास पर होना है। सनातन लोगों को चाहिए, सनातन के कारण एक पहचान पार्टी की बनी, भाजपा की, वो बन चुकी है, वो है। लेकिन अब केवल सनातन से काम नहीं चलेगा, अब विकास पे भी बात होनी पड़ेगी। अब वोट विकास पर भी, मतलब विकास एक बहुत बड़ा फैक्टर होने में हमारे ख्याल से होगा, और होना भी चाहिए किसी सरकार के आने के। एक चीज़ और कह रहे हैं, खासतौर पर आपके ग्रुप को लेकर के, कि अब आप लोग इसके एक्सपेंशन के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ IPOs का भी
चल रहा है, कुछ और भी चीजें चल रही हैं, क्या है वो सारी? देखिए, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। 14 स्टोर्स हमारे हो चुके हैं ज्वेलरी में, और इस साल 8 स्टोर्स और आने चाहिए। 50 स्टोर तक का हम लोगों का टारगेट है आगे आने वाले 4 से 5 सालों में। और आईपीओ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन आईपीओ के लिए हमको कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। हम लोग प्रॉपर सिस्टम से कर रहे हैं। जो पब्लिक में आने के पहले जो वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर में जो जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को हम दूर करते रहे हैं। अब हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट ये है? हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पाम पैराडाइज। हम लोगों के रियल एस्टेट की जर्नी यहीं से शुरू हुई। तो जी हम लोग फाइनली आपके जी हाँ, ड्रीम जी। प्रोजेक्ट पे आ गए, जो बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल, बड़ी शिद्दत से तैयार किया है। और बिल्कुल सारी इम्यूनिटीज आपके यहाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग तो है ही है, मॉल, सब हॉस्पिटल, ला रहे हैं यहाँ पे आप। हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, एक छोटा शहर है अपने आप में। और ये नमस्कार। और ये गोरखपुर का इकलौता एक प्रोजेक्ट है जो कि गेटेड है, और एक गेट के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अंदर विला भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, और इसके अलावा प्लॉट्स विला के अलावा इसमें हाई राइज टावर्स भी हैं। फ्लैट 2 BHK से लेके 4, 5, 6 BHK तक के फ्लैट्स हैं। कुछ लग्जरी टावर्स हमारे और भी आ रहे हैं। एक लग्जरी क्लब भी अलग से है, जिसको कि अलग से मेंबर्स के लिए कर रहे हैं केवल, जो करीब 2 एकड़ में है। और इसमें होटल प्राइड के साथ में हम लोगों ने इसका कोलैबोरेशन किया है, क्लब का, कि क्लब के साथ में 60 रूम्स आएंगे, और इन 60 रूम्स में फिर वहाँ पे के साथ में क्लब चलेगा, जिसका लाभ पूरे क्लब के मेंबर्स हैं। क्लब के मेंबर्स भी आउटसाइडर्स वगैरह के लिए भी मिल जाएगा? और अभी तक तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ के रहने वाले पहले हैं, उनको प्रायोरिटी, पहले हम क्लब मेंबरशिप उनको दें। पहले हम क्लब मेंबरशिप उनको देंगे, और फिर अगर कुछ बाहर के हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, अगर वो मेंबर बनना चाहेंगे तो वो भी इसमें मेंबर बनेंगे। अच्छा, इस सुविधा के लिए मंदिर भी एक है। तो आप एक शहर में जिन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, वो सारी सुविधाएं एक साथ हैं। एक कैंपस के अंदर, एक कैंपस में है। और इस तरह की ये गोरखपुर की इकलौती एक टाउनशिप है। ये हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसकी जमीन एक्वायर करना हम लोगों ने स्टार्ट की थी 2012 में। जैसा कि सबको जानते हैं कि गोरखपुर में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जमीन एक्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे जमीनों का टिकट साइज बहुत छोटा है। काश्तकार बड़े छोटे छोटे उसमें है, तो सबको कन्विंस करके लेना, और जमीन लैंड बड़े वॉल्यूम में चाहिए, पैच चाहिए, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है। लेकिन चैलेंज के आगे ही जीत है। तो उसके पीछे थॉट क्या था? मतलब फिर वही बात मेरा कि मतलब आप तो वही ट्रेडिशनल काम था आपका, आप ऑलरेडी एक रिस्क ले चुके थे। अब जब ये वाला रिस्क लेने के लिए आप आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंतर क्या है, हम लोग गोरखपुर के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। गोरखपुर हमको हमेशा हमारा परिवार का जैसा लगता है। तो यहाँ पे किन चीज़ों की आवश्यकता है, इस चीज़ को हम लोग हमेशा देखते हैं। और अगर गोरखपुर के लिए रिस्क हम लोग नहीं लेंगे, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं। तो गोरखपुर का अगर विकास होना है, गोरखपुर को बढ़ाना है, तो वो हम ही लोग बढ़ा सकते हैं जो लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में जितनी भी प्लॉटिंग होती थी, वो सब इलीगल प्लॉटिंग होती थी, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते थे। तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शंस के कारण वहां पे होता क्या था कि जो भी ग्राहक होता था, उनको सुविधा नहीं मिलती थी, ना ड्रेनेज है, ना सीवरेज है, ना मैप
मैप नहीं पास हो पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। हम्म। तो ये सारा कुछ करने के कारण लोग बड़े ठगे हुए महसूस करते थे। हम ही लोगों का जो घर है वो उसके आगे सड़क आज भी पतली है, आज भी पतली है, वो सुविधाएं नहीं। बारिश होती है तो पानी अंदर आ जाता है, घर के अंदर घर के अंदर आ जाता है, सड़क ऊंची ड्रेनेज होगी नहीं, और सड़क घर ऊंची नीचे हो गया होगा तो बनते हुए। लगा कि कुछ सुविधाएं गोरखपुर में होनी चाहिए। दूसरी बात सुविधा होनी चाहिए, प्लस इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखी। और तीसरा फैक्टर था कि गोरखपुर को अगर हम डेवलप करेंगे तो उसका लाभ सीधे हमको भी मिलेगा। हाँ, बिकॉज वो क्लास आएगा, वो क्लास तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो भी तो बिकेगा। एक्चुअली तो सारी चीजें सक्षम एक लोगों दूसरे के से जुड़ी हुई। लिए, ज्वेलरी तो सक्षम लोगों के लिए। लोगों के लिए। तो इसी कारण से लगा कि ये तो डेवलप होगा गोरखपुर तभी विकास संभव। कोई सोशल वर्क भी आपकी टीम कोई ऐसा कर रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो सेगमेंट हो, या जिन चीजों को लेकर के आप लोग बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग गोरखपुर के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं और हम लोगों के पूरे फैमिली का मानना है कि हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। और हम आज जो भी है वो समाज ने हमको दिया है, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो भी समाज को वापस लौटाए। और बल्कि गिवर होना चाहिए आदमी को, रिसीवर नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का फैमिली कल्चर रहा है, माताजी पिताजी हमेशा, चाहे बच्चों के एजुकेशन का हो। सूरज कुंड में एक संत रविदास स्कूल है जो कि बहुत गरीब बच्चों का है, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। और हमारी माताजी का तो नेचर बल्कि ऐसा रहा है कि शुरुआत से ही कि वो हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हारे मन में आ गया किसी को कुछ देना है तो दे दो, कहीं कल को तुम्हारा मन बदल ली जाए। आज ही दे दो, मतलब आज ही काम कर दो, आज ही वो काम कर दो। मुझे ध्यान है कि उनके वार्डरोब में कभी भी 11 से 15 साड़ी से ज्यादा नहीं होती थी। मतलब वो अपनी वो आवश्यकता कहती थी कि हमको इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन समाज के लिए करना हो तो वो हमेशा आगे रहती थी। उसका सम्मान भी मिला। उनके जाने के बाद जो अंबेडकर चौराहा है, अंबेडकर चौराहे से आगे की सड़क का नाम माता जी के ऊपर रखा गया, वो सब सम्मान भी मिला। तो हम लोग सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य, बल्कि गोरखपुर में जितने भी सामाजिक कार्य हैं सब में एशप्रा समूह का योगदान रहता है, चाहे कोई भी हो, सब में रहता है। और गरीब बच्चों के एजुकेशन का हो, किसी के मेडिकल से हो, किसी भी तरह का आयोजन हो, तो हम लोगों का उसमें योगदान रहता ही रहता है। और ये योगदान करके हम कोई किसी को उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी का एक छोटा सा अंश पूरा कर रहे हैं। जो चीज मैं देख रहा था, जैसे आपकी कंपनी है, मैं हरि प्रसाद जी गोपी कृष्ण सर्राफ प्राइवेट लिमिटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म सब लोग जानते हैं ज्यादा। राइट। खासतौर पर ये प्रोजेक्ट उसी कंपनी के अंतर्गत है। बिल्कुल। ये मैं जब जनरली देखता हूँ, खासतौर पर ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज में, वो अपने पिता दादा परदादा, चाहे नाम ऑड भी हो तो क्या, कई बार आपको भी देखते हो, जैसे आप एक नाम ले आए, एक ब्रांड लाया एस्परा, करेक्ट। आपने सोचा, वो किसी का घर में तो आपका नाम नहीं था, नहीं, पर आपने सोचा, लेकिन वो जो चीज वो आप कंटिन्यू करते हैं। ये क्या चीज है जो अपने वसूलों से, मतलब अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, अपने पुरखों से जोड़ के रखते हैं? देखिए, हरि प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ हम लोगों की पेरेंट कंपनी है। ये हमारे दादाजी और हमारे पूर्वजों के नाम पे है। और ये एशप्रा इसका ब्रांड नेम। ठीक है। अगर देखिए, हमको सिर्फ गोरखपुर में काम करना होता तब तो हरि प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ। दोबारा मैंने कहा क्योंकि उसी की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ऑलरेडी फिक्स एसेट है, उसकी ब्रांड वैल्यू फिक्स एसेट है। मैंने कहा कि आपसे पहले एक बार सवाल में मैंने कहा था कि हम लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को, अपने वैल्यूज को अपने में समेट के रखा, लेकिन समय के साथ बदलाव किया। हम लोगों ने हमेशा 10 साल आगे का सोचा कि 10 साल आगे क्या होगा। तो अगर हम लोगों ने 2003 में जब फोकस किया कि हम लोगों को ग्रो करना है तो नई जनरेशन के हिसाब से,
एक वैसा नाम भी सोचना पड़ेगा जिसका एक मायने भी हो, उस नाम का भी एक अर्थ हो। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐश्वर्या चुना। ऐश्वर्य और प्रगति की, ग्राहक के ऐश्वर्य से हमारी प्रगति है। दूसरी बात, ज्वेलरी हो चाहे रियल एस्टेट हो, ये सब ऐसे बिजनेस है जो कि लग्जरी बिजनेस है, तो इसमें ऐश्वर्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हरिप्रसाद गोपीकृष्ण सराफ लेकिन हमारे डीएनए में है, लेकिन मार्केटिंग का नेम है ऐश्वर्या। तो हरिप्रसाद गोपीकृष्ण सराफ तो है ही है, लेकिन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट थी ऐश्वर्या, तो उसको हम लोगों ने ऐश्वर्या। किसी ने बताया आपके बारे में कि जब आपके परिवार में ये तय हुआ कि बच्चे बड़े हो गए और लेट्स डिसाइड कि मतलब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, तो मुझे किसी ने बताया कि अतुल जी और जो उनके परिवार के और दूसरे बड़े सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब किसी के पास इतना बिजनेस हो गया। एक दुकान होती है तो 3 दिन झगड़ा होता है घर में। उन्होंने मुझे बताया कि 1 घंटे एक बंद कमरे में वो लोग बैठे, टेकन अ पेपर और पेंसिल ली और ऐसे किया तय, और 1 घंटे बाद बाहर आकर के फैसला सुना दिया। परिवार में किसी ने चू नहीं की, मतलब किसी ने नहीं कहा कि ये क्यों कर दिया, ये वाला लेना था, ये वाला घाटे का है, ये वाला फायदे का है, इसकी ग्रोथ है, इसकी नहीं है। ये क्या बात थी? बिल्कुल, देखिए 1940 में जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमारे पिताजी श्री बालकृष्ण सराफ और हमारे ताऊ जी गोपीकृष्ण जी सराफ, इन दोनों ने मिलकर ज्वेलरी के बिजनेस को स्टार्ट किया। समय के साथ एक्सपेंशन हुआ। जो हमारे ताऊ जी का परिवार था, स्वर्गीय श्री विनोद सराफ जी, उन्होंने व्यापार में कई नए आयाम और भी ऐड किए। उन्होंने फर्टिलाइज़र का काम स्टार्ट किया, एक फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री भी लगाई, फिर मारुति की एजेंसीज भी ली, डीलरशिप भी ली उनके बच्चों ने। तो इसी तरह से व्यापार एक्सपैंड हुआ। ज्वेलरी के भी कई स्टोर्स खुले। ये सारे बिजनेस एक साथ कंबाइन चल रहे थे। 1940 से स्टार्ट हुआ, 2010 तक एक साथ चलता रहा। किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। 2011 में हमारे भाई साहब ने कहा कि अब ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, हम लोगों का भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, तो हम लोगों को एक बार इस लेवल पे एक फाइनल क्लोज कर लेना चाहिए कि कौन क्या काम देखेगा, क्या करेगा, कौन सा बिजनेस किसके जिम्मे जाना है, और हम लोगों को एक बार सेपरेशन यहाँ के लेवल पे कर देना चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से उनकी बात अच्छी लगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। तो ये हुआ कि नेक्स्ट वीक हम लोग सारा अकाउंट लेके बैठते हैं। इतने क्लियर थे आप, मतलब पहले आपको ये नहीं लगा कि यार ये कहाँ से एक काम बता दिया? नहीं। एक्चुअली देखिए, अगर दिल में ईमानदारी है, दिल में सफाई है, वो हमारे भी थी और जो हमारे भाई साहब थे उनके भी थी। कभी भी उनकी भी नियत ऐसी नहीं थी कि हमको पैसा हड़प लेना है। वो भी बहुत एथिकल थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदारी से उन्होंने भी काम किया। तभी इतना लंबा सफर चला साथ। उनको भी नाजायज पैसा नहीं चाहिए था। तो इसके बाद फाइनली हम और वो बैठे, हमने और भाई साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन सा बिजनेस किसका होना है, कैसे कैसे होना है, कितना अमाउंट होएगा, किसको कितना पाना है, किसको कितना देना है। ये डिसाइड हुआ, और डिसाइड होने के बाद 1 घंटे बाद कि हमने अपने परिवार में बतला दिया, उन्होंने अपने परिवार में बतला दिया। आज भी मैं हूँ, मेरा छोटा भाई अनूप, हम लोग का जॉइंट बिजनेस है। किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। क्योंकि जीवन में अगर हम लोग, समस्या तब आती है जब हम लोग पैसे को सब कुछ मान लेते हैं। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून तो आपको अपने इनर से ही आएगा, और वो तब आएगा कि जब आपका ज़मीर आपके साथ हो। तो यही मानना है हम लोग के पूरे फैमिली का। और आज भी अलग होने के बाद भी विनोद भैया के फैमिली से हम लोगों को बड़े अच्छे संबंध हैं। हम लोग का घर एक ही कैंपस में है। मेरा भतीजा है विक्रम, जो उनका लड़का है, उसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की दरकार होती है, राय की दरकार होती है, वो हमसे पूछता है। हमको कोई सपोर्ट की दरकार है, क्योंकि झगड़ा नहीं है। एक सिस्टम बना कि अब 70 साल की जर्नी है,
आगे अब और जनरेशन आती जाएगी, ठीक बात। कई कई पीढ़ी बढ़ेगी, तो आगे क्या होगा, तो बेहतर है कि एक बार यहाँ तक हिसाब सेटल कर लेना चाहिए। आपके चंद्र प्रकाश जी आपके पार्टनर रहे हैं? चंद्र प्रकाश जी आई थिंक आईजीएल या नहीं, तो वो नहीं रहे। खैर गोरखपुर के अंदर ही मतलब उनका अपना आइडेंटिटी रही। एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। हाँ, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं जो है, मुझे गोरखपुर छोड़ना पड़ा और मैं सूरत में जाकर के जो है अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा था। मतलब दोबारा एमओयू वगैरह कुछ साइन वाइन हुआ उस वक्त यूपी में, खासतौर पर गोरखपुर और इन सब इलाकों में योगी जी इंडस्ट्री को वापस लाने की, इन्वेस्टमेंट वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो लोग परंपरागत तौर पर भी यहाँ थे जो चले गए थे, तो ये हुआ कि माहौल ऐसा नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं था, तो मैं डर के मारे जो है वो। और उसी यात्रा में आप लोग बिजनेस कर रहे थे और माइग्रेट करने के बारे में नहीं विचार किया? कभी माइग्रेट करने के बारे में विचार आया? कभी नहीं विचार आया, कभी नहीं विचार आया। हम लोगों ने गोरखपुर को केवल अपनी बिजनेस की धरती नहीं माना है, गोरखपुर को हमेशा हम लोगों ने अपना घर माना है। और अगर घर में अगर कोई समस्या हो तो आप घर छोड़ने की बात नहीं करते, आप उस समस्या से लड़ने की बात करते हैं, उस समस्या को दूर करने की बात करते हैं। तो गोरखपुर में जब डेफिनेटली जब लॉ एंड ऑर्डर खराब था तो ग्रो करने का प्लान नहीं था इतना। लग रहा था कि ठीक है, अपनी चीज़ों को समेटते हुए ग्रो करो, विजन को देखते हुए। उस समय मन ये नहीं था कि हम 14 स्टोर करें, हमें उसकी सिक्योरिटी, उसके तमाम सारी चीजें, उस समय ये विजन नहीं था। लेकिन गोरखपुर से जाने की, बाहर जाने की इच्छा वो कभी नहीं। अच्छा, आपने तो डकैती के बाद ही बिजनेस एक्सपेंशन किया, तो डकैती के बाद ही बिजनेस एक्सपेंशन किया। आपको लग रहा होगा कि शायद ये भी कोई ऐसी बात होनी भी होगी तो भी कोई अवसर देगी, तो भी कब सब देगी। पर जब माफियाओं का दौर था, एक दौर कहते हैं जब बड़े गैंग्स थे यहाँ, रेलवे के ठेके और उसको लेकर के, या जब श्री प्रकाश शुक्ला या और भी कई तरह के गैंग्स यहाँ आए, तो व्यापारियों को भी बड़ा तंग किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बड़े तंग होते थे, मुझे याद है, उनसे रैंसम, रंगदारी मांगी जाती थी। आप लोगों पर भी कभी इस तरह के प्रेशर आए? उस समय तो हर वो व्यक्ति जो उसने ग्रो किया, जो कमाया, उसको ये झेलना ही पड़ा था। उसको हम लोगों ने अपने जीवन का एक पार्ट मान लिया था। इसको हैंडल करना एक जीवन का पार्ट मान लिया था। सच्चाई यही है। लेकिन अब अगर उसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि कैसे किए हैंडल। आज अगर वो स्थिति आए तो शायद हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आदत छूट गई। अच्छा, मतलब एक दौर आपने तो खैर देखा ही होगा, मैंने जैसे कहा वीर बहादुर सिंह जी का या अब योगी जी का आया, बीच में मुलायम सिंह जी का दौर आया, मायावती जी का दौर आया। उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर पर काफी काम करने की काफी कोशिश की, और न सिर्फ कोशिश की बल्कि बहुत सारा काम किया भी। अखिलेश यादव भी एक नए तौर पर आए और अखिलेश यादव ने कुछ नॉर्म सेट की अपनी पॉलिटिक्स में कि माफिया को टिकट नहीं देना है, इसको पार्टी में नहीं रखना है, कुछ चीजें, जैसे डीपी यादव को टिकट नहीं दिया, अतीक अहमद को टिकट देने से दूरी बनाते रहे, मन से धक्का देके उतार दिया, या फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ मर्जर नहीं किया उस दौर में। मैं तो 12 से 17 की बात करूं। ये जब फैसले होते थे या इस तरह के चीफ मिनिस्टर जब आए, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सुधार हुआ। और फिर जब अब योगी जी आए हैं, 9 साल की उनकी जर्नी, तो फिर उन्होंने तो हैमरिंग कर दी। नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सही है। सुधार तो पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि विजन्स लोगों में पब्लिक जागरूक हो गई थी, और लोगों को लगा कि अब ये जब तक माफियागिरी खत्म नहीं होगी तब तक पब्लिक साथ ही देगी। लेकिन योगी जी के समय में यह काम बहुत तीव्र गति से परसेप्शन चेंज हुआ, क्योंकि योगी जी ने बहुत सारे स्टेप्स आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे, आउट ऑफ बॉक्स जाके उठाए, जिसमें कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। उनकी इमेज खराब भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ब्रॉडर व्यू में सोचा और उसका लाभ जनता को मिला। और आपने तो अभी कहा है कि भाई आप चाहते हैं कि गोरखपुर के लिए, खास तौर पर गोरखपुर के विकास के लिए जरूरी है कि एक मौका और जो योगी जी को मिलना चाहिए।
ये जो मान लीजिए आपका ये प्रोजेक्ट हो गया पाम पैराडाइज, पर अब जब ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, अब क्या आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में भी विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके अलावा हम लोग 25-30 प्रोजेक्ट और भी कर चुके हैं जो कि हम करके लोगों को डिलीवर भी कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट इस साइज के नहीं थे। एक अभी हमारा प्रोजेक्ट और आ रहा है जो कि वापस दोबारा इसी साइज का है। यहाँ पे कंदला करके जगह है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे, उसका भी हम लोगों ने टाउनशिप पॉलिसी में लाइसेंस ले लिया है, डीपीआर उसका सबमिट कर दिए हैं और वहाँ पे हम लोग का काम चल रहा है। जमीन भी काफ़ी एक्वायर कर चुके हैं, वहाँ पे भी हम लोग गेटेड और सुविधाओं के साथ में डेवलप कर रहे हैं और एक टाउनशिप दोबारा लाएंगे वहाँ। एक और कॉन्सेप्ट चल रहा था, खासतौर पर रवि किशन जब यहाँ एमपी हुए तो बात बड़ी चली कि पूर्वांचल है, रवि किशन जैसा यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, तो फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर सेटअप करने की भी बात बहुत चली। आप भी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं सिनेमा, खासतौर पर योगी जी ने जो फिल्म पॉलिसी अखिलेश यादव के समय शुरू हुई थी, पर योगी आदित्यनाथ के समय भी काफी ग्रो की बहुत फिल्में यूपी में बन रही। फिल्मों में तो अभी हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है तुरंत में, लेकिन डेफिनेटली गोरखपुर में फिल्म सिटी आने की बात है। रवि किशन जी पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि गोरखपुर में फिल्म सिटी आएगी। भोजपुरी को लेके उनका बड़ा फोकस है कि भोजपुरी आना चाहिए और डेफिनेटली अगर फिल्म सिटी आ जाएगी तो गोरखपुर की उड़ान को चार पंख और भी लग जाएंगे। 4 पंख और लग जाएंगी, बात सही है। और मौका भी है, दस्तूर भी है, एमपी भी आपके भोजपुरी सिनेमा है से, तो बिल्कुल और अब तो उनको बड़े सारे नेशनल अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं। नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल होना ही चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अतुल जी, ये लंबी बातचीत आपके साथ रही और थैंक यू सो मच। इस पूरी बातचीत में हमने कोशिश की कि हर एक पहलू जो खासतौर पर एस्परा ग्रुप का है, उनके चेयरमैन अतुल सराफ का है, और चाहे वो सामाजिक पहलू हो, जीवन उनका हो, बिजनेस का जीवन उनका हो, पारिवारिक जीवन उनका हो, और उनकी जर्नी मतलब फ्रॉम जीरो टू हीरो, जहाँ भी आज वो पहुंचे हैं, आज एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा प्रोडक्ट एस्परा है, और उस दौर तक पहुंचे हैं और उस इलाके से पहुंचे हैं जो इलाका पिछड़ा हुआ इलाका माना, वो इलाका किस तरीके से आगे बढ़ा। जैसे जैसे इस इलाके की जर्नी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एस्परा ग्रुप की भी जर्नी आगे बढ़ती है। आपको ये पूरी यात्रा, उनकी जीवन यात्रा कैसी लगी, आप कितने इंस्पायर हुए, और आपके कोई सवाल अगर रह गए हों तो हम अगली बार फिर अतुल जी के पास आएंगे और उनसे वो सवाल जरूर दोहराएंगे, पूछेंगे, और फिर एक बार नए सिरे से आपके सामने इंटरव्यू लेकर के आएंगे। पर आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।